सो ये वास्तुशास्त्र जो है ये साइंस में जैसे पूरे विश्व में काम करता है, पूरे पृथ्वी पर काम करता है, तो ये क्या आप इसका एक वर्णन बता सकते हैं कि कैसे, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, कहते हैं कि साउथ वेस्ट में दरवाज़ा ही नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में आपका ईशान कोण होना चाहिए, वहाँ आप पूजा करें, ऐसा क्यों है कि स्पेसिफिक ये दिशाएं एकदम महत्वपूर्ण हैं? मैं पृथ्वी की संरचना के बारे में आपको समझा दूं कि देखिए, पृथ्वी के दो मैग्नेटिक पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पर हम जब वास्तु में अध्ययन करते हैं तो यह देखते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के साथ जियोपैथिक नॉर्थ पोल भी होता है, जो कि नॉर्थ से टूवर्ड्स राइट साइड करीब करीब 11.25 डिग्री का होता है। वहाँ से हमारे घर में एनर्जी का संचार होता है, जिसे हम समझने के लिए ऐसा समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से हमारे एनर्जी का संचार हमारे घर पे हो रहा है। इसीलिए क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हम टॉयलेट बनाने के लिए मना करते हैं। देखिए, अगर टॉयलेट बनेगा, टॉयलेट का काम क्या है, आप वहाँ की एनर्जी को ड्रेन कर देना। अगर देखिए नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी ही ड्रेन हो गई तो आपके घर में अच्छी एनर्जी का तो प्रवेश ही नहीं हुआ, तो आप वहाँ से ब्लॉक हो जाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, कई बार लोग किचन बना लेते हैं। किचन अग्नि का कारक है, अच्छी एनर्जी जो प्रवेश कर रही है उसे वो नष्ट कर देती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के जोन में कभी भी किचन या टॉयलेट ना बनाएं। अब इसे हम समझते हैं और आगे कि नॉर्थ ईस्ट से जो ऊर्जा प्रवेश करती है और प्रवेश करके पूरे घर में घूमती है, वो कैसे घूमती है, राइट साइड उसका एंगल होता है, राइट साइड से घूमते हुए, लेफ्ट से घूमते हुए, और वो साउथ वेस्ट से बाहर निकल जाती है। जब वो नॉर्थ ईस्ट से प्रवेश करती है और घूमती है और घूम करके साउथ से निकल करके फिर से नॉर्थ से प्रवेश करती है। जब ऊर्जा नॉर्थ ईस्ट से प्रवेश करती है और हमारे घर में घूमती है, पर क्या होता है, कई बार हम साउथ वेस्ट में अपना गेट लगा लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट में गेट नहीं होना चाहिए। क्यों कहते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। साउथ वेस्ट से अगर आपकी ऊर्जा बाहर चली गई तो वो आपके घर में उसका रोटेशन हुआ ही नहीं। साउथ वेस्ट हमेशा मजबूत बनाने के लिए कहा जाता है कि वो प्रकृति के द्वारा आने वाली अच्छी ऊर्जा को संभाल के रख सके। इसीलिए साउथ वेस्ट में हमेशा कहा जाता है कि दरवाज़ा ना रखें, क्योंकि जिन घरों में साउथ वेस्ट में डोर होता है ना, वह हमेशा या तो बीमारियों में या मानसिक उलझनों में हमेशा उलझे हुए पाए जाते हैं। तो हमेशा ये कोशिश करें कि साउथ वेस्ट में अपना डोर ना लगाएं। पॉसिबल हो तो साउथ वेस्ट की जो दीवार है वो सबसे मोटी बनाएं और वहाँ वजनदार कोई वस्तु, कोई आर्टिफैक्ट्स हो उसे रखें। ऐसा करने से पारिवारिक रिलेशन बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सभी की प्रगति भी होती है। ये तो बहुत इंसाइटफुल था पंडित जी जी कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोपैथिक नॉर्थ पोल और नॉर्थ ईस्ट का रिलेशनशिप। सो जब हम मंदिर रखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, सो मैग्नेटिक जो रेज हैं वो उसी दिशा में, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो नॉर्थ ईस्ट से ही स्टार्ट होते हुए हमारे पूरे घर पे संचार करते हुए उसे साउथ वेस्ट में ब्लॉक करने के लिए हैवी दीवार रखी जाए या हैवी वस्तु रखी जाए। जी जी, उसके पीछे का भी एक सिद्धांत है। नॉर्थ ईस्ट में जब हम पूजा की बात करते हैं, उसका एक और साइंटिफिक सिद्धांत है, वो बता दूं मैं आपको। सूर्योदय, जब आप कहते हैं कि सूर्य का उदय होता है पूर्व की दिशा में, जी सभी जानते हैं ना कि पूर्व की दिशा में सूर्योदय होता है, पर सूर्य के उदय होने के 2 घंटे 30 मिनट पहले ही सूर्य जो है नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर चुके होते हैं। जिसे हम ऐसा मान सकते हैं कि 6 बजे का सूर्योदय है तो सुबह 3:30 बजे से जो समय स्टार्ट होता है उस समय सूर्य हमारे नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में जब सूर्य होते हैं उस समय को हम, हमारे हिंदू शास्त्र में हम ये कहते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त है, और उस समय जो भी कार्य आप करते हैं वह कार्य सफल होते हैं। आप मेडिटेट करें, आप पढ़ाई करें, कोई रिसर्च करें, उस समय आपका ब्रेन बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है, बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। और शरीर के तत्वों को भी अगर हम समझें तो जब ईशान कोण में सूर्य की जब स्थिति बनती है तब हमारा ब्रेन भी का जो हमारा सहस्रार चक्र है वो ईशान कोण से ऑपरेट होता है।
इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने के लिए कहा गया है, रिसर्च करने के लिए कहा गया है। इसका सब रिलेशन है चक्रा से, सूर्य का, क्योंकि सूर्य जो है ना वो सबके पिता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी से ही हम बने हैं। तो ये सब कनेक्शन जो है सूर्य से है, और सूर्य जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं वैसे वैसे ही हमारे शरीर में, हमारे चक्रास में, हमारे वास्तु में उसका इफेक्ट माना गया है। मैं आपको बताऊं सूर्य के बारे में कि और भी कुछ बहुत ही गुप्त रहस्य हैं, शायद आपको कहीं सुनने मिला हो, क्योंकि ये तो अध्ययन का विषय रहा है कि हर 11 वर्ष में सूर्य में कुछ परिवर्तन आते हैं। जो सूर्य का परिवर्तन होता है उस समय पृथ्वी पर रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, रोग ज़्यादा होते हैं उस समय, और वो प्रत्येक 11 वर्ष में होता है। इसे पहचानने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग रिसर्च किए, अलग अलग साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया। उसमें ये पाया, कुछ 2 तथ्य हैं मैं बताऊं आपको, कि किसी पेड़ की उम्र हम जानना चाहें ना तो कैसे जानते हैं। पेड़ को जब हम बीज से काटते हैं तो उसके अंदर बनने वाले वलय, जो आपने देखा होगा कि पेड़ के अंदर एक लाइंस बनती हैं, गोल 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 लाइंस, हर 11 वर्ष में आप ना देखेंगे कि पेड़ जो होता है सबसे मोटा वलय बनाता है। क्यों बनाता है? और ये जो प्रभाव है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के पेड़ों में दिखाई देता है, पूरे विश्व के किसी भी पेड़ के जब आप संरचना को काट करके देखते हैं तो हर 11 वर्ष के चक्र में वो एक मोटा वलय बनाता है, क्योंकि पेड़ सूर्य की एनर्जी को समझता है और अपने प्रोटेक्शन के लिए वो एक मोटा तना बनाता है, जिससे कि अपने आप को सुरक्षित रख सके। मनुष्य भी जरूर अपने मानसिक प्रकृति के साथ जुड़े होने के कारण हो सकता है कि वह भी इस तरह की कुछ प्रोटेक्टिव अपनी बॉडी को बनाने की कोशिश करता होगा, जो रिसर्च में हम देखते हैं। पर क्या होता है, मनुष्य इतना बुद्धिमान है, इतना एग्रेसिव उसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं कि उसको काट करके देख पाना मुश्किल है कि उसकी बॉडी में कि वो क्या इफेक्ट आया हो। पर इस इफेक्ट को मैं समझाऊं कि जब प्रत्येक 11 वर्ष में जब सूर्य का जो परिवर्तन होता है, मनुष्य का जो शरीर का जो रक्त है वो गाढ़ा होता है, सभी का होता है, पर स्त्री और पुरुष में इसका अलग अलग प्रभाव है। स्त्रियों का रक्त पतला कब हो जाता है? जब वो प्रेगनेंसी के दौरान, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उस समय उनका रक्त पतला होता है। दूसरी बार जब वो अपने मंथली साइकिल्स में होती हैं, पीरियड्स के दौरान, तब भी उनका रक्त पतला हो जाता है। पर पुरुष का रक्त हमेशा गाढ़ा होता है, ऐसा कहते हैं। पर जब सूर्य का प्रभाव 11 साल में जब परिवर्तन होता है उस समय पुरुष के शरीर का रक्त भी पतला हो जाता है। ये एक साइंटिफिक इफेक्ट है। शायद हमारा शरीर उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है, हाँ, वो पतला करके अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है जी। हो सकता है गाढ़ा हो जाए, और गाढ़ा रहे उस समय सूर्य का प्रभाव बढ़ जाए तो हमें हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाएंगी जी, है ना, रक्तचाप बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़। इस तरह की परिस्थितियों को बचाने के लिए हमारा शरीर अपने आप में उस चीज को जनरेट कर लेता है और हमें स्वस्थ रखता है। ये रिसर्च की बातें हैं, आप गूगल पे जाके रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ इस पर क्या गुप्त रहस्य है इसके। सूर्य की एनर्जी भी, जैसे हर प्लैनेट्स की एनर्जी, हर ग्रह जी, प्लैनेट, शायद वो वर्ड उसको सही तरह से बता नहीं सकता कि जो उसके भाव हैं, ग्रह जो हमारे ग्रह हैं वो भी हमारे पर उतना ही असर डालते हैं अपने सर्कल्स में जब वो हमारे पृथ्वी के अराउंड घूमते हैं। सो इस एनर्जी को हम, जैसे लाइफ में हम कुछ गोल सेट करते हैं तो उसको पाने के लिए जो हम अपना प्रयास करते हैं, ये एनर्जी भी क्या हमें उन प्रयासों के बीच में हमारे इफ़ेक्ट्स डालती है, या कैसे ये एनर्जी को हम अपने समझ के अनुसार अपने गोल की तरफ एकाग्र कर सकते हैं? सर, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए सर। देखिए क्या था, मैं आपको जैसे समझा रहा था कि सूर्य की दिशा, चक्रा से मैंने कनेक्ट किया कि सहस्त्रार चक्र से सूर्य का प्रभाव, कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप जो चीज़ें करते हैं वो सूर्य से कनेक्टेड है। उसी तरह वो सूर्य जब पूर्व की ओर आते हैं तो पूर्व का इफेक्ट दिखाई देता है हमें कि रोशनी आई जी, ऑरेंज कलर की रोशनी जो दिखाई देती है, हम हमेशा ऑरेंज कलर के साथ अटैच रहे हैं क्योंकि ये प्रकृति है। इसके प्रभाव को तो हम समझते हैं, और भी जैसे कि हम सूर्य पूर्व में कितने बजे रहेगा, सुबह 6 से 8:30 तक। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य जो इस समय पूर्व की दिशा में है, पूर्व की दिशा हमें नए प्रोडक्टिविटी की एनर्जी देता है, ग्रोथ की एनर्जी देता है। तो क्या करना चाहिए? क्या कहा जाता है कि विटामिन डी आपको प्राप्त होगा कब? सुबह 8:30-9 बजे तक आप सूर्य की रोशनी में बैठें, धूप में बैठें।
क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं कहा जाता कि 9 बजे के बाद बैठे? जी, सही बात है। क्योंकि सूर्य जो है उस समय अग्नि कोण की तरफ प्रवेश कर जाते हैं, तो अग्नि का प्रभाव बढ़ जाता है। अग्नि का प्रभाव बढ़ने से आग की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर हम उसमें बैठते हैं तो वह हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी किरणें जो जी। साइंटिफिक हम पढ़ते हैं ना कि जी, जी, जी। ये रेज निकल रही है, वो रेज निकल रही है जो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकती है, पर वो रेज सुबह 6 से 8 बजे तक नहीं निकल रही है। वैज्ञानिक हमें इस तरह समझाते हैं, जो आज समझा रहे हैं ना, ये हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले हमें समझा चुके हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह नहा करके सूर्य को जल चढ़ाइए, आप सुबह सूर्य की रोशनी में बैठिए, जिससे कि आपको वो पूरी एनर्जी प्राप्त हो सके। एनर्जी की बात आपने कहा, ग्रहों के बारे में कहा, तो मैं ग्रह, सूर्य को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह क्या है? ग्रह हमारे शास्त्रों में ग्रह कहा गया है, प्लैनेट तो अंग्रेजी में कहा जाने लगा। ग्रह का मतलब जिसके प्रभाव को आप ग्रहण करते हैं और उससे आपके जीवन का संचार होता है। मैं ज्योतिष की विधा से जुड़ा हूँ, ज्योतिष की विधा की बात आपको बताऊँ कि हम ग्रहों पे ही स्टडी करते हैं। जिस समय किसी बच्चे का जन्म होता है, उस जन्म के समय आकाश में, ऐसे कह सकते हैं अंतरिक्ष में, जो ग्रहों की स्थितियां बनी हैं उसकी एक फोटो खींच जाती है, ऐसा कहते हैं, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं। ठीक है, तो हॉरोस्कोप कहते हैं जिसे आप। एक चक्र होता है, सारे ग्रह जो हैं अपने अपने सर्कल पे घूम रहे हैं, कोई किसी को डैमेज नहीं करता, कोई किसी से टकराता नहीं है, सबका अपना पाथ बना हुआ है, उस पाथ में मोशन कर रहे होते हैं अपना। जिस समय जन्म होता है उसी समय एक फ्लैश पड़ता है, समझ लीजिए, और फ्लैश के साथ रिकॉर्ड आ जाता है कि ये सूर्य यहाँ बैठा है, मंगल यहाँ है, गुरु यहाँ है, शनि यहाँ है, चंद्र यहाँ। जैसे जो ग्रह बैठते हैं उसी के अध्ययन को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। जी। और वो ग्रह के प्रभाव को हम ग्रहण करते हैं, इसीलिए हम उसे ग्रह कहते हैं। जी। कि इसके प्रभाव को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ग्रह की मैं परिभाषा समझाना चाह रहा था आपको कि ग्रह क्या हैं, ग्रह क्यों कहते हैं ग्रह, कि हम उसके प्रभाव को ग्रहण कर रहे हैं। अब हर एक जो प्लैनेट है ना, उसका अपना एक प्रभाव है, वो हमें कैसी एनर्जी देता है जिसे हम ग्रहण करते हैं, जिसके कारण हम उसके जैसे बन जाते हैं। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी के सबसे करीब है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, ऐसा हम जानते हैं ना। कई बार हम चंदा मामा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पृथ्वी के बिल्कुल करीब है, उसलिए कहते हैं कि ये पृथ्वी को माँ कहते हैं और चंद्रमा को मामा कह देते हैं, क्योंकि वो उसके एकदम करीब है, दोनों भाई बहन हैं। एक समझाने का तरीका है। जी, इस समझाने का तरीका क्योंकि हम भारत में हम देखते हैं ना, चंदा को चंदा मामा कहते हैं। जी। तो मामा क्यों हो गया वो? क्योंकि चंद्रमा बहुत करीब है और पृथ्वी के पास है। पृथ्वी के पास है, तो वो भाई बहन हुए। माँ, अगर धरती को हम माँ कह रहे हैं तो चंद्रमा को मामा कह देते हैं, जी, समझाने के लिए। अब चंद्रमा का इफेक्ट क्या है? देखिए, चंद्रमा के प्रभाव को समझने के लिए देखते हैं कि तिथियां होती हैं। आपने तिथियां सुनी ना कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, अष्टमी, नवमी, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। उसमें हम इन चीज़ों को देखते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या। जी। पूर्णिमा के दिन आप देखें, चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा तेज होता है। अब चंद्रमा का प्रभाव तेज होता है, उसका प्रमाण देखिए आप, साइंटिफिक प्रमाण क्या है। समुद्र में पानी जो होता है सबसे ज़्यादा तेज़ी से उठता है जिस दिन पूर्णिमा होता है। सारे लोग जानते हैं, आप भी समझते हैं इस चीज़ को। साइंटिफिक तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता है तो पानी जो होता है ऊपर की ओर आने लगता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी पानी है। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रमा का प्रभाव बहुत तेज़ी से प्रभाव पड़ने के कारण हमारे शरीर पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। जितने लोगों को अगर मेंटल प्रॉब्लम होता है, जैसे पागलपन का दौरा पड़ता है या उनके मेंटल किसी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, वह पूर्णिमा के दिन बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। और आप रिसर्च करके देख लें कि उस दिन सबसे ज़्यादा लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। और जितने मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, अगर पागलों वहाँ पे एग्रेसिवनेस आ जाता है। एग्रेसिवनेस तो आता ही आता है, पर अगर भर्ती भी होते हैं तो ज़्यादातर पूर्णिमा के दिन पागलपन की दौरे ज़्यादा पड़ने के कारण मेंटल हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा भीड़ होने की संभावनाएं दिखाता है, जो कि अमावस्या के दिन कम होता है। अब ये कहते हैं लोग कि चंद्रमा पानी को खींचता है क्योंकि पानी का प्रभाव है, और हमारे शरीर में 75%, 76% अलग अलग जो मात्राएं बताते हैं वैज्ञानिक की मात्राएं होती हैं, जिसके कारण चंद्रमा उसे इफेक्ट डालता है और हमारे अंदर वो मेंटल इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। अब एक चीज़ बताइए
चंद्रमा पानी को खींचता है, आप कहते हैं ना, सुना भी है आप लोगों ने, तो नदी का पानी क्यों नहीं खींचता? गंगा जी में उफान क्यों नहीं आ जाता? जमुना जी में उफान क्यों नहीं आ जाता? ये सब नदियां हैं ना। चंद्रमा पानी को नहीं खींचता, नमक मिश्रित पानी को खींचता है। जिस पानी में बहुत अधिक मात्रा में नमक, आप समुद्र का जल टेस्ट करके देखिए कितना नमक है, और वही किसी नदी का जल लेकर के देखिए, क्या वो नमकीन होता है? क्या नहीं होता। चंद्रमा नमक के प्रभाव को तेजी से बढ़ा देता है जब पूर्णिमा में, जब चंद्रमा फुल मून होता है तब। अब हमारे शरीर में हम कहते हैं पानी है, पानी तो है, पर पानी कैसा है? नमकीन पानी है, जिसमें 70% करीब नमक की मात्रा है। मिनरल्स आप जो कह रहे हैं, मिनरल्स की मात्रा, नमक की मात्रा है। अगर आप सागर के पानी को टेस्ट करिए, जितना नमक है उतना ही नमक हमारे शरीर में भी है। जब बच्चा माँ के पेट में बड़ा हो रहा होता है तो उसके मोमेंट को कनेक्ट करने के लिए, जो कहते हैं कि माँ के पेट में बच्चे को सब कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, वो कैसे जुड़ता है? उसका स्रोत भी पानी ही होता है।